अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉइज़न ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देख सकें तो हमारे पास एफ़ और जी ये दोनों फंक्शंस हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट्स पे, मोमेंटम पे और टाइम पे। और ये हम सिर्फ बात करते हैं कि अगर हमारे पास एफ़ और जी, जैसे कि हमें पता है कि हैमिल्टोनियन जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, मोमेंटम पे और टाइम पे। और जो लैग्रांज है, अगर हम लैग्रांज की बात करते हैं तो लैग्रांज जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है, लैग्रांज का जो फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। और जब हम हैमिल्टोनियन की बात करते हैं एज फंक्शन की, तो हैमिल्टोनियन का जो फंक्शन है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, मोमेंटम पे और टाइम पे। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एफ़ और जी दो फंक्शंस हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं जनरलाइज मोमेंटम पे, कोऑर्डिनेट पे और टाइम पे, तो हम कहते हैं कि हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि पॉइज़न ब्रैकेट को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये इक्वेशन है पॉइज़न ब्रैकेट की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही मोस्टली यूज़ होती है। तो एफ़ और जी दोनों फंक्शन है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और हमारे पास जो वेरिएबल, तो ये हमारे पास पॉइज़न ब्रैकेट की जो है वो इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हैं एफ़ और जी फंक्शंस हैं और ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो हम कहते हैं कर्ली एफ़ ओवर कर्ली क्यू आई पहले वेरिएबल के साथ, फिर कर्ली जी ओवर कर्ली पी आई आता है, माइनस कर्ली एफ़ ओवर कर्ली पी आई और कर्ली जी ओवर कर्ली क्यू आई। इसको फॉर सिंप्लिसिटी हम इन दोनों को हटाकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इनके इधर इस वेरिएबल को इधर और इस वेरिएबल को इधर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को एज इट इज़ ही हम याद करेंगे। फिर हम कहते हैं एफ़ एंड जी जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर हम ये बात कहते हैं जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि एफ़ जो है वो एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, मोमेंटम पे और टाइम पे, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम कहते हैं अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 का टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब हम इनका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो डी एफ ओवर डी टी आता है, कर्ली एफ जो कि हम आइलर इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आइलर इक्वेशन अप्लाई करते हैं जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। हम पहले भी जितने भी क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक थे उसमें भी हम आइलर इक्वेशन को यूज़ कर चुके हैं। तो हम ये कहते हैं कि कर्ली एफ ओवर कर्ली क्यू आई आ गया, फिर डी क्यू आई ओवर डी टी प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली पी आई ओवर कर्ली टी प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली टी जो कि हमारे पास ये आ गया। वी नो डैट द हैमिल्टन इक्वेशन जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन, तो वो हमारे पास क्यू आई डॉट की वैल्यू ये निकली थी और पी आई डॉट की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी। अब हम इन दोनों क्यू आई डॉट और पी आई डॉट, क्योंकि हमें पता है कि जब टाइम के साथ डेरिवेटिव हो तो हमारे पास डॉट आता है। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि अगर क्यू आई डॉट है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये कहते हैं कि अगर क्यू आई डॉट है तो इसकी अगर हमने ये हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन निकाली थी, जब हमने हैमिल्टन इक्वेशन की थी, तो हम इस चीज़ को पुट कर देते हैं क्योंकि ये क्यू आई डॉट है और ये हमारे पास पी आई डॉट है। तो क्यू आई डॉट की वैल्यू ये पुट कर देंगे और पी आई डॉट की वैल्यू ये पुट कर देंगे। जब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कर्ली एफ डी एफ ओवर डी टी आ जाएगा। इसको हमने पुट कर दिया, क्यू आई डॉट और पी आई डॉट की जगह उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फिर हम कहते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें इन इक्वेशन नंबर 5, तो अगर आप देखें तो यही हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट की इक्वेशन बन गई। जिस तरह कि हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट की इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, वेरिएबल्स थे, फंक्शन थे ऊपर, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दोनों फंक्शंस हैं और नीचे वेरिएबल्स हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में। फिर हम ये बात कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, अगर आप यहाँ पे देखें तो फंक्शन जो है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन है, मतलब कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक कांस्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो टाइम डेरिवेटिव होगा इस कांस्टेंट ऑफ मोशन का, जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। तो डी एफ ओवर डी टी जो है वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आता है और ये वाली पूरी टर्म भी इक्वल टू ज़ीरो आती है। मीन्स हमारे पास ये वाली जो चीज़ है वो इक्वल टू ज़ीरो आती है और डी एफ ओवर डी टी इसके इक्वल आ जाता है। नाउ इफ फंक्शन एफ डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, अगर ये वाला फंक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पे, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो द कंडीशन फॉर एफ टू बी कांस्टेंट ऑफ मोशन, अगर हम कहते हैं कि एफ जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन फंक्शन है, मतलब एक इंडिपेंडेंट है टाइम के,
तो हम ये कहते हैं कि एफ और एच भी हमारे पास, इसका मतलब है दोनों अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होने की वजह से ये भी इक्वल टू जीरो। इट इज इफ फंक्शन एफ डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इज एंड इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन देन इट्स पॉइजन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन वैनिशेस। तो हम इसकी पॉइजन ब्रैकेट नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन है और हमारे पास फंक्शन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन के साथ जो है वो ये ज़ीरो हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी पूरी टर्म। तो हम कहते हैं कि डी एफ ओवर डी टी जो है वो हमारे पास एफ और एच के इक्वल आती है। हमारे पास ये वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो होती है। अगर हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इवन दो टाइम पे भी नहीं। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास ज़ीरो रहती है और हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अब हम स्पेशल केसेस को, पॉइजन ब्रैकेट के कुछ स्पेशल केसेस देख लेंगे। जो पहला अगर आप देखें तो ये तो सिंपली वो ही लिखा गया है पॉइजन ब्रैकेट को खोल के कि हमारे पास ये दोनों फंक्शन है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ इनको लिख दिया गया है, कर्ली क्यू आई और कर्ली एच ओवर कर्ली पी आई माइनस कर्ली एफ ओवर कर्ली पी आई ओवर कर्ली एच ओवर, और ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं पीछे। अब हम पहला केस इसमें लेट करते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है कि जो एफ है वो हमारे पास क्यू के इक्वल है, क्यू के एच, ठीक है। एफ की जगह हमने क्यू के लिखना है। अब हम एफ जहाँ जहाँ एफ है वहाँ क्यू के लिख देंगे, क्यू के लिख दिया। फिर हम कहते हैं क्यू के और एच जो है वो हमारे पास इक्वल होगा, ये हमारे पास होता है कनेक्टर क्रोनेक्टर डेल्टा फंक्शन। अब जो क्रोनेक्टर डेल्टा फंक्शन होता है ये हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स होते हैं तो हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके सबस्क्रिप्ट में जो हमारे पास लिखी गई हैं टर्म्स वो चेंज हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल सेम है, तो हम क्रोनेक्टर डेल्टा फंक्शन लगाते हैं। कर्ली एच ओवर कर्ली पी आ जाएगा, माइनस हमारे पास ये वेरिएबल एक दूसरे के डिफरेंट हैं तो इनका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा और हमारे पास ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब क्रोनेक्टर डेल्टा फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सेम वेरिएबल्स हों लेकिन इनके सबस्क्रिप्ट डिफरेंट हों, तो हम कहते हैं अगर अगर आई जो है वो इक्वल हो जाएगा के, मतलब ये वाला आई जो है वो के इक्वल होगा, तो हमारे पास क्रोनेक्टेड डेल्टा की वैल्यू 1 होगी। और अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्रोनेक्टेड डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आई इज़ इक्वल टू के है, मतलब आई इज़ इक्वल टू के इक्वल है, तो हमारे पास इसका मतलब है क्यू आई ओवर क्यू आई आ जाएगा, इन दोनों का डेरिवेटिव हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि के भी आई के इक्वल है, आई है, तो हमारे पास इन दोनों का डेरिवेटिव 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि के आई है, तो हमारे पास अगर आई इज़ इक्वल टू के है तो हमारे पास ये 1 के इक्वल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इसके इक्वल आ गई। अब हम कहते हैं कि जब एफ़ इज़ इक्वल टू क्यू के है तो इसका मतलब हम इसमें भी यहाँ पे क्यू के ही लिख देंगे एफ़ की जगह यहाँ पे भी क्यू के आ जाएगा। तो यहाँ पे जब क्यू के आएगा तो यहाँ पे आएगा डी क्यू के ओवर डी टी, तो जो कि इक्वल हो जाएगा क्यू के डॉट के, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्यू के एच इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू के डॉट, ठीक है। और ये अगर क्यू के डॉट के इक्वल है तो क्यू के डॉट इसके इक्वल है। हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से पॉइजन ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं। और आपके पास जो है वो क्रोनेक्टर यहाँ पे आपके पास जो है वो कैनोनिकल मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। देखें ना, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है दोनों, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आपने प्रूफ कर ली फर्स्ट कैनोनिकल हैमिल्टन इक्वेशन जो हम निकाल चुके थे पहले भी, और ये इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट आपने प्रूफ कर ली। अब इसी तरह इसका केस 2 है जिसमें आप f की वैल्यू को पी के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे आपने f की वैल्यू को क्यू के इक्वल लिया था, लेकिन यहाँ पे आप f की वैल्यू को पी के इक्वल ले लेंगे। अब आपके पास आपने सिर्फ f की जगह पी के को पुट करना है, तो आपके पास ये जो चीज़ थी इसमें आपने पी के को पुट कर देना है f की जगह पॉइजन ब्रैकेट में। जब आप पी के को पुट करेंगे तो यहाँ पे पी के एच कली पी के ओवर कली क्यू आए, कली एच ओवर कली पी आई आ जाएगा, कली पी के ओवर कली पी आई आ जाएगा, कली एच ओवर कली क्यू आएगा। तो फिर यहाँ पे पी के और पी के एक जैसे हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरह से बन गई। फिर आपने ये वैल्यू ऐसी लिख दी। अब आप देखें तो ये तो 0 हो गई क्योंकि दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। फिर आपके पास कली पी के ओवर कली क्यू के आई आ गया, तो कनेक्टेड डेल्टा फंक्शन आपने यहाँ पे लगा लिया। कनेक्टेड ये जो क्रोनेक्टेड डेल्टा फंक्शन है आपके पास, जब ये आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आ गया और ये चीज़ भी आ गई। अब आप देखेंगे कि अगर आई जो है वो इक्वल्स टू के होगा,
मतलब कि अगर आई जो है वो इक्वल्स टू के होगा आपके पास, तो आपके पास क्या होगा कि ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, जैसे हम पीछे किया। ये 1 हो जाएगा तो माइनस कर ली एच ओवर कर ली क्यू के आ जाएगा। अब आपने अगर पी के ओवर यहाँ पे एफ की जगह आपने पी के लिखना था, पी के लिखना था, तो आपने जब पी के एच लिख दिया तो क्यू डी पी के ओवर डी टी आ गया। अब डी पी के ओवर डी टी जो है वो पी के डॉट के इक्वल हो गया। तो आपने ये कहा कि अगर ये पी के डॉट के इक्वल है तो इसका मतलब पी के डॉट जो है ये और ये अगर आप देखें तो दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब पी के डॉट जो है वो इसके इक्वल है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सेकंड कैनोनिकल हैमिल्टन इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट।